चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, जिसमें हमने टॉपिक शुरू करा था, कॉन्सेप्ट शुरू करा था अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन। अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये रूल समझने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप दो टीम बना दो। एक टीम डेबिट और एक टीम क्रेडिट। ठीक है, टीम डेबिट और टीम क्रेडिट बना दो। जब आप टीम डेबिट और टीम क्रेडिट बनाओगे तो आपको पहले तो यहाँ डेबिट का मतलब और यहाँ पे क्रेडिट का मतलब पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट का? हाँ, क्या बताया आपने? क्रेडिट बताता है पैसा लाने के लिए। पैसा लाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? क्रेडिट को। डेबिट हमेशा पैसा देने के लिए, पैसा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्रेडिट, देने के लिए इस्तेमाल करेंगे डेबिट। समझे ना? इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो इंग्लिश में लिखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। और ये क्या है बेटा? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। फिर मैंने आपको बताया था जब भी आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो कुछ प्लेयर्स हम बांट रहे हैं इनके बीच में, जैसे कि कैपिटल, लाइबिलिटी, फिर एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू। जब हमने बंटवारा करा था तो सबसे पहले टॉस ये जीता था, कैपिटल ये ले गया। कैपिटल किस टीम में आ गया? क्रेडिट। फिर इसकी बारी आई तो उसने कहा कैपिटल ले जा रहे हो तो हम एसेट लेकर जाएंगे। इसने किसको ले लिया? एसेट्स को ले लिया। ये इनकी टीम बट रही है। फिर इसने चुना किसे बेटा? लाइबिलिटीज को चुन लिया। इसने किसको चुन लिया? एक्सपेंसेस को चुन लिया। फिर बचा हुआ जो रेवेन्यू था वो किसने चुना? इसने चुन लिया। अब जब इनका चुनाव हुआ ना, चुनाव ऐसा कोई रैंडम नहीं है, चुनाव इनके सेम थिंकिंग वाला अप्रोच है। क्या बताया? क्रेडिट का मतलब क्या बात हो रही है? पैसा लाने की। बताओ, कैपिटल पैसा लाने की बात करता है या खर्चा करने की बात करता है? मालिक से। कैपिटल पैसा किससे लाने की? ओनर से। लाइबिलिटी भी पैसा लाने की बात करता है, किससे? आउटसाइडर से। बाहर वाले बंदो, ओनर तो इंटरनल बंदा हो गया। ये किससे लाने की बात करें? आउटसाइडर से। रेवेन्यू बात करता है कमाकर, कमाकर लिया भी, अर्न करके लिया। इंग्लिश में बोले तो अर्न करके लेकर आओ। समझे ना? तीनों लोग यानी कि बात क्या कर रहे हैं? पैसा लाने की बात कर रहे हैं। बेटा जैसे पैसा आता है जेब में, एकदम थॉट कहाँ जाता है? जैसे बुआ जेब में पैसे डालेगी, थॉट कहाँ जाएगा? इसे यहाँ खर्च कर देंगे, है ना? तो एकदम थॉट जाता है खर्चा करने पे। तो एसेट और चाहे एक्सपेंस हो, दोनों जगह ही क्या किया जाता है? पैसा खर्चा किया जाता है। ठीक है, दोनों का सेम पॉइंट है बेटा। एसेट पे खर्चा करते हैं अभी, लेकिन बेनिफिट एसेट देती है फ्यूचर में। एक्सपेंस पे खर्चा करते हैं अभी, बेनिफिट भी मिलता है अभी। समझे ना बात? ये सैलरी अगर मैं एम्प्लॉय को पे कर रहा हूँ तो काम करने के बाद, बेनिफिट लेने के बाद। लेकिन अगर मैंने एसी खरीदा तो एसी कम से कम 5 साल तो चलेगा ना मस्त,
खरीद अभी रहा हूँ, खर्चा भी कर रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट मैं 5 साल तक लूंगा। मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो पोस्टपेड वाला, पोस्टपेड का रिचार्ज का बिल तो सर्विस यूज करने के बाद आता है ना, महीने के बाद। लेकिन मोबाइल का रिचार्ज कराते हो प्रीपेड वाला, मतलब आप पैसा पहले दे रहे हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। तो वो क्या बन गया आपका, समझे ना दोनों में क्या फर्क है। लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, खर्चा हो रहा है ना। अब खर्चा करने के लिए पैसा जब भी लाने की बात करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, खर्चा करने की बात करेंगे यहाँ पे जाएंगे। समझे ना बात, ये लॉजिक क्लियर है ये। तो ये हमने कल देखा था, समझा था, फिर मैंने आपके रूल बताए थे। इनके क्या बताए थे बेटा, रूल्स बताए थे। अगर आप टीम क्रेडिट से खेल रहे हो, टीम क्रेडिट से खेल रहे हो, तो इसका रूल बड़ा सिंपल है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो, समझे, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। मालिक से पैसा लेकर आए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आया अलग बात है, अभी देखते हैं, लेकिन कौन लाया पैसा, ओनर का अकाउंट। कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी तो क्या करोगे, लेकिन ड्रॉइंग्स मेड, उसमें जाएगा पैसा, तब कैपिटल क्या करोगे। समझे ना बात, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे रूल बड़ा सिंपल है, यहाँ पे क्योंकि ये कौन सी टीम से खेल रहे हैं, डेबिट की, तो अगर इंक्रीज हुआ तो बेटा डेबिट, डिक्रीज हुआ तो बेटा, समझे ना बात ये। बिजनेस शुरू करा कैश के साथ, कैपिटल आई, कैपिटल तो को तुमने क्या करा, क्रेडिट। अब डेबिट की बात करें तो बिजनेस में कैपिटल क्या लेकर आया, कैश। कैश क्या होता है, एसेट, और एसेट आ रहा है जा रहा है, तो इंक्रीज तो, समझे ना बात। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा उधार पे, क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदा, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, नेचर से आ रहा है ना, इंक्रीज होगा, क्या करोगे। लेकिन उधार पे खरीदा ना, उधार पे खरीदा तो क्या बना, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उधार लिया तो इंक्रीज होगी ना, लाइबिलिटी इंक्रीज तो बेटा एक कोर चीज याद रखना, जब भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट की टीम कौन सी, डेबिट। लाइबिलिटी कैपिटल की टीम कौन सी, तो वो प्रिंसिपल भी यही तो बताना चाह रहे हैं कि हमेशा डेबिट किसके बराबर होगा, हमेशा जब भी ट्रांजेक्शन करोगे, हमेशा जो जो भी डेबिट करा वो हमेशा किसी ना किसी क्रेडिट के बराबर होगा ही होगा। मतलब जब भी पैसा आएगा ना जेब में, एकदम से थॉट खर्चे पे ही जाएगा। समझे ना बात, ये लॉजिक क्लियर है। आज हम इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज करने वाले, वो लाए नोट्स लाए हो ना। ठीक है, अच्छा बताओ, ये रूल आपको क्लियर हुआ ना, ये अप्रोच सबको क्लियर है। देखो इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्लियर। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो, CLEAR, क्लियर। चलो देखो, कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अकाउंट बनाने वाले है ही नहीं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ आपको दे रखे हैं एक्सरसाइज के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है बात ये। तो पहला, मेरा पहला क्वेश्चन करेंगे हम। जब भी आप करोगे ना, मैं आपको एक एक बता रहा हूँ कैसे करना। जब आप पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करोगे, फर्स्ट पार्ट क्या है, बोल रखा है फर्नीचर, क्या बोल रखा है, फर्नीचर। अब आपको पता क्या बताना है, ट्रांजेक्शन का है नहीं अभी सवाल, अभी हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, हमारे को सिर्फ क्लैरिटी लेनी है प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट की, ठीक है ना। तो जब आपका ये सवाल है ना, इसमें को पूछा गया, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, कौन सी साइड, साइड या तो डेबिट होगी या क्या होगी। तो ये पूछ रहे हैं ऑन विच साइड इंक्रीज विल रिकॉर्डेड इन विच साइड, है ना।
ये अकाउंट का इंक्रीज बैलेंस किधर जाए, समझे ना बात ये। तो जब आप ये करोगे ना सवाल, तो पता है कैसे करना है, देखो जैसे फर्नीचर लिखा आपने यहाँ, अब आपको अभी नहीं बताना है डेबिट क्रेडिट, आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्नीचर आया, फर्नीचर नेचर क्या है, ये देखो नेचर 5 हो सकते हैं, या तो एसेट या एक्सपेंस, या लाइबिलिटी कैपिटल या रेवेन्यू। तो फर्नीचर क्या है नेचर से, एसेट, तो ऐसे लिखेंगे फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट। और बेटा अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो, एसेट, चलो ये बताओ एसेट की टीम कौन सी, डेबिट, इंक्रीज हुआ तो डेबिट टीम है ना, डेबिट की टीम में इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे, डेबिट ही करोगे, समझे ना बात ये। देखो बहुत बहुत सिंपल रूल है, एसेट और एक्सपेंस कौन सी टीम से खेल रहे हैं, डेबिट, इंक्रीज हमेशा ये डेबिट ही हो, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू कौन सी टीम से खेल रहे हैं, तो हमेशा इसका इंक्रीज क्या होगा, समझे। इसका माइनस अगर हुआ वो उल्टा होता है, अभी इंक्रीज पूछा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा यहाँ, डेबिट। सेकंड, अब सेकंड वाला देखो सेकंड वाले में क्या बोला, रेंट पेड, क्या बोला बेटा, मेरे को तो रेंट पेड क्या है नेचर से, एक्सपेंस, लिखना यहाँ पे ऐसे, क्या ये नेचर से एक्सपेंस, और इसका भी क्या पूछा, इंक्रीज, इंक्रीज हुआ तो टीम डेबिट तो डेबिट, क्लियर है ना बात, ऐसे लिखना है। अब मैं पूछूंगा मतलब बताऊंगा, ठीक है, आप पहले वो लिखना और साथ साथ जवाब भी देना, सबका यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी ये दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट कि क्या प्लस, क्या डेबिट, क्या माइनस, क्या क्रेडिट, जो जो पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है। अगला है बेटा कमीशन रिसीव, ठीक है, पहले मेरे को बताओ कमीशन रिसीव नेचर से क्या है क्या है नेचर से, रेवेन्यू है, कमीशन मिल रहा है ना, कमीशन क्या है नेचर से, रेवेन्यू, रेवेन्यू की टीम कौन सी, तो इंक्रीज हुआ तो, बस लिख लो ये, समझे ना, कमीशन रिसीव्ड, नेचर लिखना पहले, रेवेन्यू, फिर प्लस मतलब इंक्रीज का साइन करके क्रेडिट, हो गया, जल्दी हो गया। फोर्थ, सैलरी पेड, क्या है नेचर से, एक्सपेंस, एक्सपेंस की टीम कौन सी, डेबिट, तो इंक्रीज तो, अरे इंक्रीज क्रेडिट कैसे होगा, टीम डेबिट तो इंक्रीज भी क्या होगा, डेबिट, लिखो इसे, हो गया। फोर्थ है बेटा सैलरी पेड, अच्छा हो गया। फिफ्थ, प्रोप्राइटर्स अकाउंट, प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर, ओनर का अकाउंट कौन सा, कैसे ही बोला, कैपिटल, क्या है नेचर से इसका, कैपिटल, कैपिटल की टीम कौन सी, तो इंक्रीज तो, बस लिखो, सीख गया तुम तो, सही है, तू सीख गई जागृति, सीख गई ना तू। सिक्स है डेटर, डेटर का नेचर एसेट, एसेट की टीम कौन सी, डेबिट, तो इंक्रीज हुआ तो, सेवेंथ है क्रेडिटर, क्रेडिटर की टीम लाइबिलिटी, इंक्रीज हुआ तो टीम क्रेडिट, तो ये इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दो, आसान है ना। अब अब अटकोगे तुम, सेवेंथ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में अटको, अटक सकते हो बेटा, क्रेडिटर है नेचर, क्रेडिटर का नेचर एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की टीम कौन सी, क्रेडिट, तो इंक्रीज हुआ तो, ठीक है। चलो आओ, अब आओ सेवेंथ पे आओ, अब सेवन डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना इसमें, हाँ, बिना रुके। सेवेंथ का ए पार्ट कैश, नेचर से एसेट, टीम कौन सी, डेबिट, बट इस सवाल में ना
डिक्रीज पूछा है, तो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, समझे ना। अभी इसमें डिक्रीज पूछ रहे हैं, टीम डेबिट है ना, एसेट, डिक्रीज अगर होगा वो तो क्या करोगे, क्रेडिट, बस ये लिखना, ठीक है। आप इसको ना ऐसे लिखना, कैश नेचर से क्या है, एसेट। अब इसमें ये पूछ के आ रहे हैं, डिक्रीज पूछ रहे हैं, डिक्रीज होगा तो बस, क्लियर है ना बात। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या होता है ये, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब वो खर्चा जो देना था दिया नहीं, नेचर से हमारा लाइबिलिटी। टीम कौन सी है, डिक्रीज होगा तो करो। बढ़े आगे, सी पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होगा नेचर से, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लिख लेना इसके ब्रैकेट में ताकि आपको इजी रहे। बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट में लिखना, पहले लिखना बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर इसके ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, ठीक है। अब ये नेचर से क्या होगा, सुनना ध्यान से, हाँ। देखो मेरे पास कैश है, कैश मेरा नेचर से क्या होता है, अगर वही कैश मैं बैंक में जमा करा दूं, वही कैश मैं बैंक में जमा करा दूं, तो बैंक मेरा क्या बन जाएगा, समझे नहीं समझे, वो कैश है मेरे पास, कैश, ये कैश मैंने जमा, मतलब पेन स्लिप के साथ कैशियर को दे दिया और बोला मेरे खाते में जमा कर, उसने मेरे बैंक के खाते में जमा कर दिया मेरा कैश। तो अब मेरे लिए बैंक का अकाउंट बना, बैंक अकाउंट, वहां 20,000 लेट से मैंने जमा कर दिया, तो मेरे लिए बैंक अकाउंट अब क्या बना नेचर से, क्या हुआ नेचर से, एसेट। एग्री कर रहे हैं ना सब लोग, कैश मेरा एसेट, वही कैश मैंने बैंक में जमा कराया वो भी मेरा क्या है, बैंक एक तरीके से पिगी बैंक ही तो है। आप सबके घर में गुल्लक रहती है ना, गुल्लक में पैसे जमा कराते हो तो गुल्लक आपकी क्या है, एसेट ही तो है, क्योंकि उसमें आपका सारा का सारा कैश जमा है। तो बैंक में अगर आपने कैश जमा कराया तो बैंक क्या बना आपका, समझे। बट जितने भी बिजनेसेस है ना, बैंक उनको एक फैसिलिटी देता है। अच्छा आपने एटीएम से पैसा विड्रॉ करें, जब पैसा विड्रॉ करते हैं वो मशीन आपका कार्ड होल्ड कर लेती है, फिर बोलते पिन डालो, फिर ऑप्शन आता है विड्रॉ करना है, सेविंग से करना है करंट से करना है। सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का डिफरेंस पता है ना, क्या होता है, सेविंग, सही बोला ये। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग अकाउंट जो होता है ना इंडिविजुअल पर्सन का होता है, और पर्सन इंडिविजुअल जो होता है उनकी डे वाइज ट्रांजेक्शन पे लिमिट सेट रहती है कि आप पर डे इतना अमाउंट तक ही विड्रॉ कर सकते हो। मान लो अगर आपके अकाउंट में 10 लाख भी है ना, बैंक में जाकर आप सीधा 10 लाख नहीं निकाल सकते, डेली लिमिट सेट भी रहती है। प्लस आपके दिन भर की ट्रांजेक्शन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती। ऑन द अदर हैंड बिजनेस की बात करें, बिजनेस में सोचो ना कितनी सारी ट्रांजेक्शन रहती है दिन भर की, बाइंग सेलिंग एक्सपेंस पेड, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, है ना, इतनी सारी ट्रांजेक्शन रहती है। और इस ट्रांजेक्शन की वजह से कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि मान लो जैसे ने बताया आपके खाते में 10,000 पड़े हैं, और आपने किसी क्रेडिटर को 20,000 पे कर लिया, लेकिन बैंक में तो पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, करंट अकाउंट खुला हुआ है, तो आप पेमेंट कर सकते हो एक लिमिट तक। 10,000 पड़े हैं, 20,000 पेमेंट करना है, तो आपका बैलेंस 10 से कम जीरो, और 10 और निकाला तो -10,000 हो जाएगा। अब यहाँ सिचुएशन हो गई उल्टी, समझे ना, मैं क्या कहना चाह रहा था, देखो समझ, मैं क्या कह रहा था कि पहले क्या हो रहा था, ये आपके, आपने बैंक में, ये बैंक है, ये मैंने बना दिया बेटा बैंक, ठीक है ना, ये बैंक है, आपने बैंक में डिपॉजिट्स कराए, क्या कराए, तो ये आप
को चश्मा पहना रहा हूं क्योंकि आपके नजरिए से देखना भी। आपके लिए बैंक, आपके लिए जो बैंक है वो नेचर से क्या बना बेटा? मान लो आपने 50,000 डिपॉजिट करा दिया, अब किसी कारणवश आपको कुछ पैसा निकालना पड़ गया। आपने पहले 20,000 निकाले, फिर आपने 40,000 निकाल लिए, ठीक है ना? अब बैंक में आपका जो बैलेंस है वो माइनस में कितना चला गया? अब इस पॉइंट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपने बैंक को देना नहीं है, बैंक से लेना नहीं है पैसा, बल्कि बैंक को ये 10,000 एक्स्ट्रा निकाले ना, 10,000 वापस देने हैं। अब आपके लिए बैंक बैंक नहीं रहा। अब जैसे ही बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो गया ना, अब आप इसे क्या बोलोगे? बैंक ओवर ड्राफ्ट, मतलब एक लिमिट से ओवर विड्रॉ कर लिया, तो इसे क्या बोलते हैं? बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट नेचर से उल्टा हो जाएगा ना, एसिड का उल्टा क्या होता है? तो ये नेचर से बन जाएगा लाइबिलिटी। समझे ना बात? ये लॉजिक क्लियर हुआ? तुम बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, मैंने ब्रैकेट में लिखवाया है, क्या होता है ये? नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। और ये नेचर से क्या होगा आपका? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी की टीम कौन सी है? क्रेडिट। अगर ये डिक्रीज हुआ तो डेबिट। समझे ना? डिक्रीज हुआ तो डेबिट। सही। अगला, प्रीपेड इंश्योरेंस। नेचर से क्या ये प्रीपेड रिचार्ज कराते हो, ऐसे प्रीपेड इंश्योरेंस करवाया, ये क्या हुआ नेचर से? एसेट। कौन सी टीम? और अगर ये डिक्रीज हुआ तो कर दो, अगर ये डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। अगला, रेंट पेड एक्सपेंस टीम, डिक्रीज तो कर दो। नेक्स्ट, मनोज लिखा हुआ है आगे, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, ओनर है, ओनर का अकाउंट, कैपिटल, टीम, डिक्रीज तो क्लियर है बच्चों बात? ये क्लियर है? अब एक ना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो, कुछ टर्म्स मैं बताना चाहता हूँ, कुछ टर्म्स। हाँ, अभी इससे आज हम और क्या कवर करेंगे? हमारा एक पहला टॉपिक था ना बेसिक टर्म्स, मैं कुछ इन टर्म्स को भी क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक लिखो, ये टर्म्स भी यहाँ पे होंगी। अब आपको यही आइडेंटिफाई करना है, क्या है? कैपिटल है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, या एसेट है, या एक्सपेंस। इसमें लिखना क्वेश्चन फिर से, एग्जाम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हेडिंग डालना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसमें लिखना ऑन विच साइड द डिक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। पहला, अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अब आपको खुद लिखना है, फिर बाद में आपसे आंसर डिस्कस किए जाएंगे सबके, ठीक है ना? जिसका गलत है वो क्रॉस मारना, जिसका सही हो टिक मार देना। मैं सिर्फ बोलूंगा टर्म, आपको खुद से लिखना है। और कोई ऐसी टर्म अगर फंस गई जो प्रॉब्लमेटिक है, समझ में नहीं आई, मैं समझा दूंगा, लेकिन फिर से गैस आपको खुद मारना। क्लियर है बात ये? चलो, पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, डिस्कस नहीं करना, खुद से करना चुपचाप। हाँ, पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? सेकंड, मोटर व्हीकल्स। थर्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फोर्थ, परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न में शायद कंफ्यूजन हो सकता है ना। अच्छा, परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है, उसके ब्रैकेट में लिखना, पहले समझना फिर उसका नाम भी समझेंगे क्या हो सकता है। परचेज रिटर्न का मतलब, अगर आप गुड्स खरीदते तो परचेज, अगर खरीदा हुआ सामान वापस करा तो परचेज रिटर्न, सिंपल, समझे ना। खरीदा सामान तो परचेज, खरीदा हुआ सामान वापस करा तो परचेज रिटर्न। अब खरीदा हुआ सामान वापस बाहर जा रहा है तो उसका एक और नाम क्या बन सकता है, रिटर्न बाहर गया, आउटवर्ड, तो उसके ब्रैकेट में एक और नाम लिखना है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड लिख, सेल नहीं करा, वापस करा। हाँ, अब सुनो, इसका नेचर समझना सब लोग। आप एक बार बताओ, रीजन बताना, आप जब भी कोई सामान लेकर आए, अच्छा नहीं लगा तो वापस करा, एक ये रीजन हो सकता है। या मैक्सिमम टाइम ये भी हो सकता है ना, आपने फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन से कुछ भी मंगाया, वो सामान डिफेक्टेड निकला, तब भी वापस करा। मतलब एक बार बताओ, जब भी आप सामान अच्छा नहीं लगा वापस करा, डिफेक्टेड निकला वापस करा, इससे आप किस चीज से बच रहे हो, नुकसान से बच रहे हो ना। आपने कोई ड्रेस मंगाई, वहां पे दिखा मस्त कलर है, वापस जब आई फैब्रिक बेकार, कलर बेकार, आपको लगा यार ये तो मेरा भारी नुकसान हो गया। अब अगर अमेजोन वाले कह दे या मिंत्रा वाले कह दे हम तो वापस नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे पैसा वापस, नुकसान हो गया नहीं हो गया। लेकिन अगर वापस हो सकता है, नुकसान होने से बच रहे हो ना बेटा, अगर नुकसान होने से बच रहे हो तो नेचर क्या बना इसका, लाइक देखिए, देना किस थोड़े है पैसे किसी को, क्या बोला है इन्होंने, रेवेन्यू। एक्सपेंस या लॉस होने से बचना मतलब फायदा होना ना, रेवेन्यू होना। तो नेचर क्या होगा परचेज रिटर्न का, और रेवेन्यू इंक्रीज तो, सॉरी रेवेन्यू यहाँ डिक्रीज वाला ना, रेवेन्यू डिक्रीज तो डेबिट लिख लो ये, रेवेन्यू डिक्रीज तो डेबिट। नेक्स्ट लिखना परचेजेस, परचेजेस, परचेज अकाउंट। हम आगे जाकर गुड्स के लिए परचेज अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, स्टॉक नहीं करते। तो परचेज अकाउंट क्या होगा नेचर से, अब देखो यहाँ थोड़ा सा ना सबके मन में एक शंका आ सकती है कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन में परचेज गुड्स स्टॉक बताया था, स्टॉक तो हमारा एसेट होता है, अब यहाँ पे क्यों आप अलग से स्टॉक एसेट क्यों नहीं बन रहा है, ये नेचर से एक्सपेंस क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो स्टॉक क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बचा हुआ सामान। अब क्या है, आपका जो ट्रांजेक्शन है पूरे साल चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, हर महीने गुड्स परचेज 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 करे जा रहे हो, हर महीने गुड्स सेल 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 करे जा रहे हो, रुकोगे कहाँ पे, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाओगे, ईयर के एंड में। जब ईयर के एंड में फुल स्टॉप लगाओगे तो भाई हिसाब भी वहां करोगे कि आपने अगर 1 लाख यूनिट सामान खरीदा था तो आपने 90,000 सामान बेचा भी था, तो बचा कितना, तो आप 10,000 यूनिट्स को स्टॉक का दर्जा दोगे, समझे ना, उन 10,000 यूनिट को एसेट का दर्जा दोगे। ये सोचो ना, माल तो खरीद लिया, बिका क्या अभी, इस साल बिका, अभी नहीं बिका, कब बिकेगा, अगले साल बिक जाएगा, फ्यूचर में बिक जाएगा, बेनिफिट कब देगा, तो बन गया ना वो ऐसे। लेकिन जब आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सामान खरीद रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नेचर, इसका लॉजिक लगाएंगे किसका बेटा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो, क्लियर है। सेल्स, अब सेल्स बताओ क्या होगा, इनकम रेवेन्यू, परचेज अगर एक्सपेंस है तो सेल्स क्या होगा, रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो, बस वेरी गुड। एक और है, सेल्स रिटर्न, इसका एक और नाम है सेल्स रिटर्न, इसका एक और नाम है बेटा। अब सोचो,
आपने कस्टमर को सामान बेचा, उसने आपको वापस रिटर्न करा, रिटर्न होकर सामान वापस आ रहा है। जब रिटर्न होकर परचेज वाले में क्या करा था, रिटर्न होकर सामान वापस भेज दिया बाहर, तो क्या नाम था, रिटर्न आउटवर्ड। अब यहाँ पे रिटर्न होकर सामान आपके पास वापस आ रहा है। अरे नामकरण कर रहे हैं, पहले एक और नाम, रिटर्न, इसका एक और नाम लिखना ब्रैकेट में, रिटर्न इनवर्ड। और आप इसका नेचर बताना, अगर डिफेक्टेड सामान वापस आया, पसंद हुआ ना पसंद वाला सामान वापस आया, तो आगे क्या पता कोई और ना पसंद करे, तो नुकसान है ना हमारा। तो सेल्स रिटर्न क्या हुआ नेचर से, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का टीम डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। अब और अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं इसमें। अब सुनो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो अभी डील करा, प्रीपेड एक्सपेंस डील करा। अब इनकम में आते हैं। इनकम कौन सी वाली, जैसे बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहता है, उसका उल्टा आउटस्टैंडिंग इनकम हो सकता है, हाँ या ना। अभी तू बिजनेसमैन है, सैलरी लेगा तू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, सोचना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या था, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे इसका उल्टा सोच, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होगा। अरे यार एडवांस कैसे हो गया, फिर से, हाँ ये सही बोली है। सोचो उस ग्राफ तक सोचो ना अपने आप, मैं तो बता दूंगा तुम भूल जाओगे बात, इसलिए पहले सोचना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था, एक्सपेंस हो गया, पे करा का पैसा नहीं गया। ऐसे आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगा, इनकम कमा लिया, मिला क्या पैसा। समझे ना बात, ये ग्राफिक डेमोग्राफिक समझे ना इसका। बस इसका एक और नाम है, तो उस नाम से लिखना कि ये उस नाम से ज्यादा जाना जाता है, लिखना एक्रूड इनकम, इसे लिखना एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम लिख लिया। अब इसके ब्रैकेट में लिख देना, मेंशन कर देना, एक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, वही बात है। मीनिंग भी लिख लेना क्या होता है ये, ताकि आगे जाकर भूले ना। एक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब हुआ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिया पैसा लेकिन मिला क्या, नहीं मिला। अब आते हैं इसके नेचर। अब देखो नेचर समझना, जैसे आप लोगों ने मेरे को बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस हो गया लेकिन पे करा क्या, तो जब तक पे नहीं करेंगे तब तक वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। ऐसे इसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम, अभी कमा लिया पैसा, सामने वाले ने दिया नहीं, लेकिन मिल तो जाएगा ना, फ्यूचर में मिलेगा ना। तो नेचर से क्या बना वो, कुछ अलग सुनाई दिया मेरे को यहाँ से, रेवेन्यू। बेटे रेवेन्यू तो दूसरा पहलू है उसका, अभी मैं टर्म की बात कर रहा हूँ। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज अ टर्म, मैं पूरा ट्रांजेक्शन नहीं ले रहा, एज अ टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने क्या नाम दिया, लाइबिलिटी नाम दिया। बिकॉज क्या मतलब हुआ, खर्चा हुआ वो अलग, पे करा क्या, जब तक पे नहीं करेंगे तब तक क्या है, लाइबिलिटी है ना। खर्चा तो हुआ हुआ अलग है, और सेकेंडरी है, वो ट्रांजेक्शन में डील करते हैं। मैं टर्म की बात कर रहा हूँ, किस टर्म का नेचर क्या रहेगा, लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर। ऐसे ही इसी अग्री टर्म में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सॉरी आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम। इनकम तो हुआ, आई नो, रेवेन्यू हुआ, आई नो, बट वो तो अलग है, मिला क्या पैसा। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या पैसा मिला, नहीं मिला। क्या मिला, वादा मिला कि बाद में देंगे, जब बाद में देंगे ना पैसा, तो बाद में मिल जाएगा। तो क्या हुआ नेचर से, ऐसे उधार पे सामान खरीदते हो क्या बोलते हो, क्रेडिटर बोलते हो ना। उधार में सामान बेचते हो क्या बोलते हो, डेटर बोलते हो ना। क्रेडिटर क्या होता है और डेटर क्या होता है, सेम वही तो है साहब। उधार में यहाँ
सामान खरीदा नहीं, उधार में यहाँ पे खर्चा करा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उधार में यहाँ सेल नहीं करा, गुड्स बेचा नहीं, उधार में इनकम कमाया, उधार में काम करके इनकम कमाया, सर्विस देकर इनकम कमाया, लेकिन पैसा नहीं मिला। सेम ही तो हो गया ना बेटा, डेटर की तरह। जस्ट लाइक डेटर, इसे का नेचर क्या रहेगा, एसेट। समझे ना? तो नेचर वाइज ये क्या बना, एसेट। और एसेट की टीम और डिक्रीज तो क्लियर करना बात है। समझे? समझे? इनकम में एक और चीज आती है, जैसे एक्सपेंस में एक आपने बताया प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब क्या था उसका? नेचर तो एसेट है ना, मतलब क्या था? प्री मतलब पहले, पेड इन एडवांस। एडवांस में खर्चा करा, लेकिन खर्चा हुआ क्या? अभी नहीं हुआ ना। खर्चा कब होगा, जब पूरा आप बेनिफिट ले लोगे। तो अभी वो खर्चा नहीं है, नेचर से क्या बना हुआ आपका, एसेट। ऐसी बेटा एडवांस इनकम भी तो हो सकता है ना, कि आपने किसी से पैसा ले लिया, काम करा है, आपने मना ही कर दिया, मैं नहीं कर रहा तेरा काम, तो सामने वाला बंदा ऐसे कॉलर पकड़, ए काम नहीं कर रहा तू, पैसा दे मेरा। कर सकते हो ना, रिकवर कर सकते हो ना। यानी कि उसके कंधे पे बोझ आ गया ना, कि मैंने पैसा तो ले लिया यार, लेकिन अभी काम करना पड़ेगा, या तो मैं काम करूंगा या मैं उसका पैसा वापस से रिटर्न कर दूं, ऐसी होगा ना। तो इसका अगला टर्म लिखना बेटा, एडवांस, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का एक और नाम है अनअर्न्ड इनकम। एडवांस इनकम का एक और नाम है अनअर्न्ड इनकम। ठीक है ना? इसका आगे लिखना है मीनिंग भी, इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्न। इसका मीनिंग लिखना आगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्न। देख लिया? अब बताओ नेचर क्या होगा इसका, लाइबिलिटी होगा। एग्री कर रहे हैं ना सब लोग? ये जो कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कि आपने किसी व्यक्ति से पहली एडवांस ले लिया, काम करा नहीं, तो अब फ्यूचर में जाकर आपको उसका काम करना पड़ेगा, या तो या उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, तो तब तक आपकी ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो नेचर लाइबिलिटी, टीम कौन सी है, क्रेडिट। डिक्रीज होगा तो बस, वेरी गुड। एक और लिखो। डेप्रीसिएशन, एक और लिखना डेप्रीसिएशन। नए नए टर्म सिखा रहा हूं मैं आज, आगे बड़े काम आएंगे। क्या होता है डेप्रीसिएशन? किस पे कम होना, प्रॉपर्टी पे, एसेट पे। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन वर्ड पता है कहाँ से बना, एप्रिसिएशन से। जब आप किसी की तारीफ करते हो, हाँ वही बताया। सुनो, वर्ड कहाँ से बना वो बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन वर्ड बना एप्रिसिएशन से। आप किसी को बुलाकर, मान लो मैंने दिया को बुलाया, मैं कहा दिया बहुत बड़े काम कर रही है, ऐसे इसकी तारीफ कर दी सबके सामने, दिया तो बहुत अच्छा पढ़ती है, तो टॉपर बनेगी, ऐसे तो तारीफ कर दी, दिया के भाव बढ़ जाएंगे। बोले इसके भाव बढ़ गए, भैया ने इसकी तारीफ क्या कर दी, इसके भाव बढ़ गए। इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब भाव बढ़ जाना। ठीक है? कहते भाव बढ़ा खा रही है आजकल तू, बोलोगी मेरे भाव जो बढ़ गए, तो एप्रिसिएशन कर। इसका उल्टा क्या हुआ बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में उल्टा ये है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। समझे ना बात ये? अब ये वर्ड अकाउंट्स में यूज किया जाता है एसेट को लेकर। अगर आपकी लैंड, बिल्डिंग, लैंड को तो खैर नहीं होता कम, लैंड तो बढ़ती है, लेकिन बिल्डिंग, मशीनरी, कार, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सारे आपके जो एसेट है ना, इनकी वैल्यू कम रहती है। इनकी वैल्यू पता है कम क्यों रहती है, क्योंकि इनकी लाइफ जो होती है वो सर्टेन है। लैंड को मैंने क्यों अलग अलग करा, अब वो तो ठीक है, रीजन क्या, लैंड की कोई लाइफ है? लैंड तो वही रहेगी, आप हो या नहीं हो, लैंड तो वही रहने वाली, या तो आपकी होगी या किसी और की हो जाएगी, वही रहने वाली है ना लैंड, उसकी कोई लाइफ है क्या? लेकिन अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, इस चेयर की बात करूं जिसपे तुम बैठे, अभी तो मस्त बैठे हुए हो, 10 साल बाद बैठ पाओगे? 10 साल बाद क्या है, 4 साल बाद बैठ पाओगे? खत्म हो जाएगी ना, टूट जाएगी,
लाइफ नहीं बचेगी, नई चेयर लानी पड़ेगी। समझे ना बात ये। तो अगर एक चेयर मान लो फॉर एग्जांपल 800 की पड़ी और ये 4 साल तक चलेगी, तो मैं हर साल 200 200 200 200 करके इसकी वैल्यू कम करता रहूंगा ना। मैं ये एज्यूम करूंगा कि 4 साल 800 रुपये, तो हर साल 200 रुपये का खर्चा, यानी हर साल 200 रुपये से इसकी वैल्यू कम करता रहूंगा। 4 साल पूरे हो जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। जैसी वैल्यू जीरो यानी कि खत्म होगी ना ये। इसका मतलब इट्स टाइम टू बाय न्यू एसेट। समझे ना बात ये। तो इसके ब्रैकेट में लिखना डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? फॉल इन वैल्यू फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, fall in value of asset due to its usage, expiry of time, changes in technology, changes in technology, comma, due to its usage, expiry of time, changes in technology, comma, accidental losses, etc. Accidental losses, etc. ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। आप बताओ इसका नेचर। अगर आपके एसेट की वैल्यू अचानक से कम हो जाए, फायदा नुकसान? नुकसान मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस की टीम डेबिट। तो अगर ये डिक्रीज हुआ तो एक और है बेटा, बैड डेट्स। BAD स्पेस DEBTS, बैड डेट्स। BAD DEBTS, बैड डेट्स। क्या होता है नेचर से? एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ वैसे इसका? लिखो पहले ब्रैकेट में लिखना, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। बैड डेट्स का मतलब हुआ बेटा इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। डेटर जानते हो ना कौन होते हैं? इसको उधार दिया है। अगर सोचो जिसको आपने उधार दिया, मान लो इसने इसे दिया को उधार दिया, दिया भाग गई शहर छोड़, ये पकड़ भी नहीं पा रही, ये कांटेक्ट करी, फोन नंबर बंद, रिश्तेदारों से पूछ रही, कह रही हम तो नहीं जानते दिया को, वो तो हमें धोखा देके भागी, हमारे पैसे लेके भागी। तो इसका पैसा रिकवर हो पाएगा क्या? ये क्या लिखेगी बुक में? दिया भाग गई, ये लिखेगी दिया इसके लिए डेटर थी, DEBTORS। अब दिया बैड हो गई, बैड दिया, तो बैड डेटर नाम रखे। अब डेटर क्या बहुत बड़ा नाम हो गया ना, तो इन्होंने शॉर्ट कर दिया बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या हुआ? इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। अब बेटा अगर आपने किसी को उधार दिया, अब वो पैसा मर गया, मिलने ही नहीं वाला, तो फायदा है या नुकसान है? नुकसान मतलब एक्सपेंस। तो नेचर डेबिट, डिक्रीज हुआ तो बैड डेट्स में लिखना नेचर एक्सपेंस, टीम डेबिट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करो। करो जल्दी से। एक और है बेटा, एक और नया टर्म है, तुमने कभी सुना नहीं होगा ये भी। इसका नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड। इसका नाम है बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स क्या बताया तुमने? नेचर से एक्सपेंस। मान लो दिया पैसा लेके भागी, इसने वो जो पैसा लेकर भागी ना और कहीं लगाया, शेयर मार्केट में लगा दिया, दिया को बहुत पैसा कमाया। अब दिया ने कहा मैंने तो गलत तो करा है। दिया कॉन्शियस जाग गया, जमीर जाग गया, मैंने ऐसा गलत करा है, मेरे को इसका ना पैसा लेकर भागना चाहिए नहीं था, इसकी बददुआ भी लगी रही होंगी। तो दिया वापस आई और इसका जो मरा हुआ पैसा था वो इसे वापस दे। अब देखो ऑलरेडी ये दिया को नाम काट कर बैड डेट बता चुकी है,
अभी दोबारा दिया का नाम तो खोलेगी नहीं ना, डेटर बताएगी नहीं ना, ये बोलेगी अच्छा ये जो बैड डेट था ना, अब ये क्या हो रहे हैं, रिकवर, बैड डेट्स रिकवर हो गए। तो बैड डेट्स हुआ तो नुकसान है, बैड डेट्स रिकवर हुआ तो रेवेन्यू, और रेवेन्यू की टीम क्रेडिट, डिक्रीज तो बस, वेरी गुड, डेबिट। हो गए। अब एक लास्ट है, इसमें दो चार टर्म्स में एक साथ लिखवाना चाह रहा हूँ, इसको एक साथ लिखना बेटा। गुडविल, कॉमा, पेटेंट्स, PATENTS, गुडविल कॉमा पेटेंट्स, कॉमा कॉपीराइट्स, कॉमा ट्रेडमार्क्स, कॉमा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एटसेट्रा। इन सब में पता है क्या कॉमन है? गुडविल, ये होती है आपकी रेपुटेशन, क्या किसी को दिखती है? पेटेंट्स, ये आपने अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाई तो कोई चुरा ना ले, आपने उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा दिया, क्या इसको भी कोई देख सकता है? फिर इसके बाद कॉपीराइट्स, कॉपीराइट तो पता ही होगा, यूट्यूब देखते हो, अगर टाटा वो उसका टी सीरीज का गाना यूज कर लो अपने किसी वीडियो में, एकदम मेल आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक का, यानी कि आर्टिस्टिक चीजों के लिए, या अगर कोई आर्टिस्ट ने कोई म्यूजिक कंपोज करा, किसी ने कोई गाना गा दिया, है ना, किसी ने कोई स्टोरी लिख दी, तो अगर आपने उसका कंटेंट चुरा लिया तो आपके ऊपर क्या स्ट्राइक आएगी? कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ये भी देख सकते हो क्या किसी ने कॉपीराइट करा, इसका भी कोई वजूद ही नहीं। फिर एक और मैंने बोला कॉपीराइट के बाद रहा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जैसे नाइकी का वो साइन वगैरह रहता है, एडिडास की वो फूल पत्तियां बनी हुई है, वो क्या है? लोगो। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बेसिकली एक ऐसा मार्क जिससे आप ब्रांड को समझते हो, ये इस प्रोडक्ट, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो ये भी एक ऐसा चीज है, ऐसा सिंबल है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, बस उस पे आपका स्टैंप लगा हुआ है उस चीज का, दैट्स इट। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर गेम्स डले हुए हैं, या मोबाइल के अंदर गेम्स वगैरह डले हुए हैं, क्या उनको बाहर निकाल कर देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो? तो इन सारे एसेट को, ये सारे एसेट है वैसे, इन सब का नेचर जो है वो क्या है? एसेट। इन सबको बस बोलते क्या है? टेंजेबल, सॉरी, इनटेंजेबल। क्या बोलेंगे ना? तो लिख लेना इनके सबको कॉमन करके ब्रैकेट में, नेचर से ये होंगे एसेट, एसेट के ब्रैकेट में लिखना इनटेंजेबल, याद होने चाहिए। कौन से होंगे ये? इनटेंजेबल। इनटेंजेबल मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फर्नीचर है, फर्नीचर का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, टच कर सकते हो, ये क्या है? टेंजेबल। चेयर पे बैठे हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या है ये? टेंजेबल। इन्हें टेंजेबल बोलते हैं, क्लियर है बात? तो नेचर से क्या बना ये? भले ही इंटेंजेबल है, एसेट तो है ना। टीम कौन सी? डिक्रीज हुआ तो हो गया, क्लियर है? सारे, हर एक तरह के क्वेश्चन या टर्म जितने आ सकते थे सारे बता देते। तो मेरे ख्याल से इतना मेहनत करने के बाद आपको रूल्स तो याद हो ही गए होंगे कि कौन सी टीम का कौन है बंदा। अब इनको अप्लाई करना सीखना। ये आज की क्लास का हमारा पहला फेज था, हमें रूल याद करने हैं, अब इनको हमें सीखना है अप्लाई करना। ये इसे लिखेंगे कैसे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है? अब ये क्लास का सेकंड फेज, सेकंड फेज को भी दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लो, इतना थक गए होंगे तुम लोग। पानी पीना है, पानी पूनी पी लो। क्या बोला? ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी
एंड राइट ऑन द प्रॉपर साइड। फिर से साइड आ गई, साइड फिर वही बात हो गई, आपको डेबिट या क्रेडिट बताना है। अभी तक तो हम नेचर के स्पेसिफिकली बता रहे कि मशीनरी है, एसेट है, तो डेबिट ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन के साथ बताना है, जज करके बता रहे हैं कि अगर ये ट्रांजेक्शन हुई तो उसकी वजह से मशीन आई या मशीन गई, मशीन की वैल्यू बढ़ी या मशीन की वैल्यू घटी। समझे ना बात ये। अब ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, पहले फॉर्मेट बनाना सीखते हैं। क्या मांगा? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अच्छा, इस टाइप के अकाउंट को टी शेप अकाउंट बोलते हैं, बिकॉज अगर देखोगे ना टी कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। टी के इधर वाली साइड कौन साइड होगी हमारी? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं हम एलएचएस को बोलते हैं इधर के कौन सी साइड? डेबिट साइड हमेशा, ठीक है ना। और जो ये आपकी राइट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड वाली जो होगी इसे बोलते हैं कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ये हो गया बेटा डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। रूल तो याद ही है ना। मशीन का नेचर, टीम कौन सी? तो अगर इंक्रीज हुआ तो किधर लिखेंगे, और अगर डिक्रीज हुआ तो किधर लिखेंगे? समझे ना बात ये वो समझ के चलो, एक नोटबुक ही तो है। इधर मैं लिखूंगा जब जब पैसा आया, या जब जब मशीन की वैल्यू बढ़ी। इधर लिखूंगा जब जब मशीन की वैल्यू घटी। और जब ये सब करने के बाद एंड में क्या करोगे? हिसाब करोगे, कितनी टोटल बढ़ी थी, कितनी टोटल घटी थी, बैलेंस करके बताना है कितनी नेट बची है। समझे ना। मतलब 5 लाख से खरीदा, 2 लाख से और खरीदा, टोटल कितनी आई? 7 लाख। 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया, टोटल गई कितनी? 1 लाख। 7 लाख आई, 1 लाख गई, बचा कितना? समझे ना बात। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अब फॉर्मेट अंदर का कैसे बनाएंगे? टी तो बना दिया, इसके अंदर कैसे बनेगा? पहला कॉलम आता है डेट का, किसका आता है बेटा? फिर आता है पर्टिकुलर्स का, फिर आता है जेएफ का, जेएफ क्या है बताऊंगा अभी। फिर आता है अमाउंट का, क्या बना ये? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ क्या होता है अभी बताऊंगा। फिर एक कॉलम आपका आता है अमाउंट का। फिर यही चीज तो सेम ही है ना, यही चीज यहाँ रिपीट कर दो फिर से। क्या? डेट, फिर से क्या? पर्टिकुलर्स, फिर से क्या? जेएफ, फिर क्या? जेएफ तो बहुत पतला सा ही बना रहा है, इसका इतना यूज होता नहीं है, फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मेट बन गया कुछ इस तरीके से। दिस इज व्हाट वी कॉल टी शेप अकाउंट। अब हमें यहाँ कैसे कैसे चीजों को डालना है, ठीक है। देखो सबसे पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं यार, डेट तो नहीं है, एबीसीडी है, तो मैं डेट के कॉलम में क्या लिखूंगा? एबीसी। डेट होती है, डेट लिखता। अभी पहली ट्रांजेक्शन, इन्होंने बोला मशीनरी परचेज फॉर ₹5 लाख। आपको बस मशीन का सोचना, क्या आया पैसा गया, ये नहीं सोचना। क्या सोचना? सिर्फ मशीन। अब बताओ मशीन खरीदी तो बेटा मशीन आई या मशीन गई? अकाउंटिंग इक्वेशन सोचना। अगर मशीन खरीदोगे तो मशीन की वैल्यू प्लस करोगे या माइनस करोगे? प्लस। अब बस यही सोचना, मशीन इज योर एसेट, और अगर वो प्लस हो रहा है तो किधर लिखना है? डेबिट साइड लिखना है। तो डेबिट साइड अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख रुपए। क्या आएगा बेटा? ए नंबर की ट्रांजेक्शन। अब यहां लिखना क्या है? अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम पूरा ट्रांजेक्शन बता रहे थे, क्या हुआ कि मशीन परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, बिजनेस स्टार्टेड, ऐसा कुछ बता रहे। या ट्रांजेक्शन का कॉलम है या पर्टिकुलर का? पर्टिकुलर का मतलब यहाँ पता है क्या होता है? पर्टिकुलर्स, या ये वाला पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आते हैं क्या? रीजन। पर्टिकुलर में आते हैं रीजन, कि अगर ये मशीन बढ़ी तो किसकी वजह से? रीजन में क्या आएगा? किस की वजह से।
कि अगर मशीन डेबिट हुई तो किस वजह से, किसकी वजह से, कौन है कारण। तो बेटा मशीन अगर बढ़ी, मशीन अगर खरीदी, क्या देकर खरीदा, तो क्या रीजन है, क्या गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, समझे, क्लियर है। मशीन अगर बढ़ी क्या देकर, कैश, तो रीजन क्या आएगा, कैश। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का, ऑल क्लियर ना। अगर मशीन उधार पे लेते तो किससे लेकर आए मशीन उधार पे, क्या बोलते हैं उसे, यह नाम क्या था, समझे ना बात। अगर क्रेडिटर का नाम दिया रहता कि मशीन हमने रमेश से ली उधार पे, तो यहाँ नाम है, तो क्रेडिटर की जगह नाम है, समझे ना, क्लियर है, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, मशीनरी सोल्ड, मेरे को बताना, मशीनरी सोल्ड, सोचो मशीन बेचेंगे तो एसेट आएगा या जाएगा, मशीन जाएगा, तो किधर लिखो, क्रेडिट साइड, कितना, 1 लाख, कौन से नंबर की ट्रांजेक्शन है, अब फिर से कारण, मशीन बेची, तो मशीन बेचकर क्या आया, तो यहाँ भी रीजन क्या हुआ, समझे ना बात ये, तो यहाँ पे रीजन आएगा कैश, कि मशीन तो गई, मशीन तो क्रेडिट हुई, मशीन तो क्रेडिट हुई, लेकिन क्या लेकर आई, जैसे अब मशीन तो आई, क्या गया, कैश, या मशीन क्रेडिट हुई किसकी वजह से, समझे ना बात ये, अंडरस्टैंडिंग। मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब गई, निकाल दिया, मशीन को निकाल दिया। अच्छा मशीन को कब निकालते हैं, जब खराब हो जाती, खराब हो जाती तो फायदा नुकसान, तो क्या लिखोगे, नुकसान, क्रेडिट करोगे, आई नो दैट, कितना करोगे, 50। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, या तो देखो ऐसे लिख देना, डिस्कार्डेड वर्ड है ना, कोई अकाउंट तो बना नहीं इसके लिए। अब देखो डिस्कार्डेड का 2 कारण है, या तो नुकसान, या तो क्या हुआ, नुकसान, या दूसरा ये भी तो हो सकता है डिस्कार्ड मैंने करा, बेचने के लिए करा, कई बार सेल वर्ड यूज नहीं होता, उसकी जगह वर्ड क्या यूज होता है, हमने मशीन डिस्कार्ड कर दी, अबे डिस्कार्ड फ्री में थोड़ा करी होगी, नुकसान वाली चीज है, तब भी सस्तों में तो बेचा होगा, कबाड़ी को भी देखोगे कुछ तो वैल्यू देकर जाएगा, नहीं जाएगा वो भी तो पॉइंट है ना। तो यहाँ डिस्कार्डेड के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ बेचा ही होगा, बस थोड़ा कम वैल्यू में बेचा, तो बेटा बेचा फिर से क्या आएगा, तो यहाँ भी क्या लिख दूं, क्लियर है ना बात ये, ठीक है। फिर न्यू मशीन परचेज्ड, आ रही है जा रही है, डेबिट, क्या देकर खरीदा, फिर से क्या आएगा यहाँ, कैश, कितने की आई, 2 लाख, क्लियर है। फिर देखो मशीनरी डिस्ट्रॉयड, यहाँ आया डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड की जगह इस्तेमाल करा वर्ड क्या, यहाँ तो बेच नहीं सकते ना, ये तो खराब, खत्म, डिस्ट्रॉय, तो ये लॉस हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 40,000 क्रेडिट करोगे, तो यहाँ लिख सकते हो लॉस, क्या लिख सकते हो, लॉस अकाउंट, डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या हुआ, लॉस, तो लॉस अकाउंट आ गया, क्लियर है ना बात ये, मतलब कैश कैश मशीन खरीदी, कैश कैश मशीन बेची, और एक बार डिस्ट्रॉय हुई तो क्या हो गया, लॉस, सब हो गया, सारी ट्रांजेक्शन निपट गई, यानी कि 2 बार मशीन खरीदी, 3 बार मशीन आपकी गई। अब क्या करना है, इनका बैलेंस निकाल, बैलेंस कैसे निकालोगे, तो टोटल करोगे, टोटल मशीन कितनी आई, 7। अब क्या है रूल अपना क्या रहता है, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ मेरे को गलती नहीं चाहिए आगे जाकर, ये किताब है, ओके, किताब का, इस किताब का रूल बड़ा सिंपल है, जो साइड बड़ी है उस साइड का टोटल पहले करो, आपने टोटल करा 7 लाख, ये वाली साइड छोटी है ना, तो यूल मेक श्योर इधर वाली साइड का भी टोटल मैच होना चाहिए, यू नो ना, ऑब्सेशन इन अकाउंट आपका किससे होना चाहिए, कि क्या हमेशा मैच होता रहे, डेबिट और क्रेडिट,
अगर डेबिट का 7 लाख है तो क्रेडिट का भी कितना होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या? इसका अगर अलग से टोटल करें 2,10,000 बन रहा है। करना कितना है? कितने से रह गया? 4 लाख रह गया। इसको पता है क्या बोलूंगा मैं? ये 4,90,000 रह गया बैलेंस। इसे बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं रह गया बैलेंस को बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। क्या बोलेंगे? यहां से इसे कैरी कर लो कि 490 बच गया, यहां से इसे कैरी कर लो, आगे लेकर जाएंगे। तो इसे बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। समझना बात ये? पूरा ये लॉजिक समझ में आया? ये देखो जी, टोटल 7 लाख मशीन आई, 2,10,000 की मशीन गई, तो बची हुई मशीन कितनी बची है? तो ये 4,90,000 यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4,90,000 की मशीन्स मशीन्स बच गई। समझे ना? 4,90,000 की मशीन क्या होगी बेटा? बच गई। ऑल क्लियर? समझ में आई ये बात? अच्छा, ये वाला अगर मैं बोलूं बैलेंस, मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, ये बैलेंस डेबिट वाला बैलेंस है या क्रेडिट वाला बैलेंस है? एमसीक्यू में आता है ऐसा सवाल। ये वाला जो 490 बचा, ये बैलेंस डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है? हाँ, कंफ्यूजन ना अभी भी? सुनो मेरा एक और जवाब, एक और सवाल पूछना, उसका जवाब देना। अगर मैं +2 में +5 करूं तो आंसर क्या आएगा? प्लस का। तो ये बैलेंस प्लस का आ रहा है। अगर मैं +2 में -1 करूं, आंसर क्या आएगा? प्लस का 1। अगर मैं प्लस के 7 लाख में माइनस का 2,10,000 करूं, आंसर कितना आएगा? प्लस का। और मैंने आपको यहाँ प्लस माइनस के जरिए ही तो डेबिट क्रेडिट सिखाया है। मशीन में एसेट में प्लस का मतलब डेबिट, माइनस का मतलब, तो डेबिट में क्रेडिट गया तो ये जो बचा, जिसका बैलेंस बढ़ा उसका ही तो बचा ना। तो ये प्लस, यानी कौन सा बैलेंस बचा? ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? समझे ना बात ये? भाई ये सीधा सा लॉजिक है जी। मेरी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो ये जो बैलेंस यहाँ बचा मैच करने के लिए, ये बैलेंस मेरा डेबिट का ही तो बचा है। क्योंकि आगे जाकर जब मैं नेक्स्ट पीरियड का बनाऊंगा ना, यहाँ से कैरी करके मैं इसे ब्रॉड डाउन करूंगा इस साइड ही। कहाँ पे ब्रॉड डाउन करूंगा बेटा मैं? डेबिट साइड ही। खैर ये बात की बात है और आगे देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आया ना कैसे करना है ये? जल्दी से नोट डाउन। फर्नीचर अकाउंट, फिर से कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अभी नहीं बताऊंगा बाद में, बस बना दो अभी। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, फिर से जेएफ, इसका राज बाद में खुलेगा, बना कर रख रुपीस। बन गया बेटा? ये गड़बड़ होती है, हेडिंग डाल क्या बनाया, वैसे ठीक सा लग रहा है। चलो देखो, पहली ट्रांजेक्शन आप ध्यान देना, फर्नीचर भी क्या है हमारा? एसेट। इंक्रीज तो पता है ना, ये वाली है डेबिट साइड। डिक्रीज तो पता है ना, ये वाली है क्रेडिट साइड। क्लियर है? चलो देखो, पहला फर्नीचर परचेज, डेबिट कितने का? अब खरीदा, रीजन क्या देकर खरीदा?
कैश। समझे ना? देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आगे जाकर ना ऐसे क्वेश्चन करोगे आपको ना थोड़ा वो प्रॉब्लम रहेगा। डेबिट क्रेडिट सही रहेगा, यहाँ क्या लिख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम रहेगा। तो इसके लिए आपको चैनलाइज करनी पड़ेगी अकाउंटिंग इक्वेशन की शक्तियां। अकाउंटिंग इक्वेशन की शक्तियां क्या कहती है? हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट। अभी हम एक एस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, फर्नीचर आया डेबिट हुआ, तो दूसरा क्या गया? तो रीजन यहाँ क्या आया? कैश। समझे ना? नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 20,000, फर्नीचर बेच दिया, बेचकर फिर से क्या आएगा? कैश। लेकिन गया ना फर्नीचर, क्या करोगे? क्रेडिट। 20,000 किसके नाम से? बेचकर क्या आया होगा? फिर से कैश। समझे? फिर है बेटा फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये तो लॉस है। अब नाम भी बता दिए कैसा लॉस है, लॉस बाय फायर लिख देना। यहाँ पे क्या आएगा? 16,000। सी पॉइंट क्या बोलोगे? लॉस बाय फायर। अगर बताया ना होता तो मैं लॉस लिखता था, लॉस बाय फायर अकाउंट। फिर है बेटा फर्नीचर अगेन परचेज 32,000, तो 32,000 क्या देकर खरीदा? फिर से कैश। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, फिर डिस्कार्डेड आ गया। अब लॉस तो नहीं मान सकता ना, एज्यूम लॉ वो सेल करा 2,000, पैसों में ही बेचकर सेल करा। लास्ट है बेटा वैल्यू ऑफ फर्नीचर वो रिड्यूस बाय 5,000, डेप्रिसिएशन। अभी बताया था ना टर्म, अगर किसी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कोई लॉस की वजह से तो नहीं हो रही ना, एसेट की वैल्यू अचानक से रिड्यूस क्यों होती है? क्या रीजन रहता है? डेप्रिसिएशन। तो टर्म क्या है उसके लिए? रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा एफ में? डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है ना बच्चों? 5,000। समझे? अब फिर से इसे बंद करना है, कौन साइड बड़ी होगी? इधर भी 82, या वैसे इधर का अलग से करोगे 20, 36, 36 और 2 38, 43। बेटा 82 आपका प्लस में आ रहा है, मतलब डेबिट में आ रहा है, 43 आपका क्रेडिट में आ रहा है। तो आपका बैलेंस जो बचा वो प्लस का बचा, यानी कि डेबिट का बचा कितना? 39। लिखेंगे लेकिन कहाँ पे, ताकि ये मैच हो जाए ना दोनों साइड। क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरी डाउन। कर लेंगे बच्चों। सही लग रहा है ना? आसान लग रहा है? हो जाएंगे ना चीजें। अब थोड़ा सा लेवल अप करें, 9 वाला क्वेश्चन देखें सीधा। 9 वाला क्या बोला? चलो ये लिख लो पहले, लास्ट क्वेश्चन फिर आज का। लास्ट नहीं, सॉरी सेकंड लास्ट। ये वाला मैं कराऊंगा, एक तुम करके दिखाओगे, फिर छुट्टी। मैंने राज रखा है ना जेएफ, किसने रखा उसके लिए रखा। रुक जाओ, हैव सम पेशेंस, डोंट वरी अबाउट। जर्नल भी सिखाकर भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा। अच्छा ये बताओ, जर्नल में तुम्हारे को सारी करा दी? नहीं, जर्नल में क्या रहता है, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन भी रहती है। स्पेशल ट्रांजेक्शन